से आगे हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ इलेक्शन। अमेरिका में दो तरह के मोड्स ऑफ इलेक्शन हैं, दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है वो उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, जबकि डायरेक्ट मेथड उन्हें कन्वेंशनली उनके पास पाया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में ये होता है कि आप अपने इनडायरेक्ट मेथड में ये होता है कि आप अपने इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं और आपका इलेक्टोरल कॉलेज आगे प्रेसिडेंट के लिए वोट करता है। मतलब आप अपने वोट डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं देते, आप अपना वोट इलेक्टोरल कॉलेज को देते हैं, नुमाइंदे को देते हैं, जो आपकी नुमाइंदगी में आगे जीतने के बाद जो ज़्यादा अक्सरियत के साथ वोटिंग के साथ जीतेगा वो आगे वोट करके अपने लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। जबकि डायरेक्ट मेथड के अंदर ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने नुमाइंदे की प्रेसिडेंट का उम्मीदवार, प्रेसिडेंसी का जो उम्मीदवार शख्स होता है वो अपने लिए एक शख्स को मुख्तस कर देता है कि अगर आप इसे वोट देते हैं, आप इस इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं, तो ये डायरेक्ट आप समझो मुझे वोट दे रहे हो। वोट आप फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज को ही देते हो, तब भी आप उस इलेक्टोरल को ही देते हो वोट। लेकिन ये होता है कि उस बंदे का फिक्स हो जाता है कि अब इसने आगे वोट डोनाल्ड ट्रंप को ही देना है या इसने आगे वोट जो है ओबामा को ही देना है। उस बंदे का फिक्स हो जाता है। इस तरह वो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम बन जाता है कि अगर आप इस बंदे को वोट देते हो तो वो डायरेक्ट वोट इसको नहीं गया, वो डायरेक्ट वोट ओबामा को गया है या डोनाल्ड ट्रंप को गया है। इस तरह ये डायरेक्ट मेथड बन जाता है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको ये नहीं पता होता कि ये एक शख्स है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, ये आगे ओबामा को वोट देगा या आगे डोनाल्ड ट्रंप को वोट देगा, इसका आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उससे आगे आ जाता है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि ज़्यादातर उनमें कन्वेंशनली डायरेक्ट मेथड पाया जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आ जाता है कि एक प्रेसिडेंशियल जो इलेक्टर होता है वो कितने प्रेसिडेंशियल इलेक्टर होता है वो कितने इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है। तो इसमें यह है कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्टर उतने ही इलेक्टोरल्स सेलेक्ट कर सकता है, उतने ही इलेक्टोरल मुंतखब कर सकता है जितने के दोनों हाउसेस ऑफ कांग्रेस के मिला के नुमाइंदे बनते हैं, यानी कि 535। इससे मुराद ये है कि हर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्टर होगा वो हर स्टेट में से 2 नुमाइंदे मुंतखब करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्टर जो उनसे होते हैं, जो प्रेसिडेंसी के उम्मीदवार होते हैं, वो हर स्टेट में जमा होते हैं और वहाँ पे वोटिंग होती है ऑन द फिक्स डे के ऊपर वोटिंग होती है कि कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा, किसके हक में। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, वो जो इलेक्टोरल्स होते हैं वो वोट डालते हैं फिर प्रेसिडेंट कि किसे हम प्रेसिडेंट अपना मुंतखब करना चाहते हैं ऑन द फिक्स डे इन ईच स्टेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनाग्रेशन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट की इनाग्रेशन। प्रीवियसली इससे पहले तो हम देखते थे कि जो हर नवंबर के बाद 4 महीने के बाद जो मार्च आता है उसकी 4 मार्च को जो प्रेसिडेंट था वो अपना अपने ओहदे पे बैठता था। जबकि अब 20वीं अमेंडमेंट के बाद 20th अमेंडमेंट के बाद न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वो उसी टाइम अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की ओथ ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस का ओथ ले लेता है। उससे आगे हमारे पास आ जाता है टेन्योर मतलब प्रेसिडेंट का कितना अरसा होगा, कितना दौरानिया होगा, कितनी देर तक वो अपनी सीट पर बैठेगा या एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेगा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि हर लीप ईयर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं और हर लीप ईयर 4 साल में एक दफ़ा आता है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि प्रेसिडेंट अपनी जो ऑफिस है उसे 4 साल तक उसे संभाल सकता है, 4 साल तक अपने एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है। उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे। उसके बाद री एलिजिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो री एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता कि एक शख्स एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं कुछ बताया गया। जबकि कन्वेंशन ये कहती हैं कि एक शख्स 2 दफ़ा से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और ये कन्वेंशन वाशिंगटन से स्टार्ट हुई थी, जो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर दिया ताकि दूसरे लोग, नए लोग भी आगे आएँ और उन्हें भी मौका मिले।
आगे चलते हैं। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट की सैलरी 1969 से जो चली आ रही है वो है $200, $200,000। एक साल की उसकी सैलरी $200,000 होती है, जिसमें $100,000 उसके जनरल एक्सपेंसेस फ़ंड होते हैं। जनरल एक्सपेंसेस में आ जाता है कि आपने मीटिंग के अंदर जाना है या आपकी एरोप्लेन की टिकट्स वगैरह, उसके अलावा आपके कहीं जाके रहाइश पजीर होना है, मतलब किसी मीटिंग वगैरह के लिए आप गए हैं, वहाँ पे आपके रहने के खर्चे वगैरह वो तमाम इसमें $100,000 में आ जाते हैं। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक ही तरीका है, उसकी ऑफिस टाइम ख़त्म होने से पहले, मतलब उसका टेन्योर ख़त्म होने से पहले उसे इम्पीचमेंट के थ्रू उसकी सीट से उतारा जा सकता है। इसमें होता ये है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसके ऊपर उसके प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगा के सेनेट के आगे पेश करते हैं। सेनेट जौन सा होता है वो जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह इम्पीचमेंट के लिए एक्ट करता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द सेनेट इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाए कि ये कन्विक्टेड है, प्रेसिडेंट कन्विक्टेड है, तो उसे उसके ओहदे से उतार दिया जाता है। इससे आगे हम पेनल्टी पढ़ेंगे कि सज़ा क्या होगी प्रेसिडेंट अगर कन्विक्टेड हो जाए उस जुर्म के लिए। तो उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए उसे पेनल्टी यही होगी कि उसे उसके ओहदे से उतार दिया जाएगा, उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो दोबारा कभी किसी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट का मेंबर नहीं बन सकेगा, कभी कोई ऑफिस ऑफ ट्रस्ट नहीं संभाल सकेगा। तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसी सज़ा हुई, वो यूएसए है, इंडिया या पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पे उसके लिए ये बहुत बड़ी सज़ा है कि उसे एक ओहदे से उतार दिया जाए, उससे शर्मिंदगी से बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती। इम्पीचमेंट कोई आसान टास्क नहीं है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट जॉनसन थे उसे इम्पीचमेंट के प्रोसेस से गुजारा गया था। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। आगे इससे आगे अब हम पढ़ेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस, इनके